हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम हमारी एमपीजीके की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके अब जो एग्ज़ाम होने वाली हैं अभी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो लगातार चैनल के साथ बने रहो और आपको अब ठानना है कि इस साल यानी कि 2020 में या फिर 2021 तक आपको किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल करनी है एमपी गवर्नमेंट में। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपनी प्लानिंग करो, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस प्रकार से और कैसे आप एग्ज़ाम को निकाल पाओ। ज़रूरी है यहाँ पर आपको लगातार अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ाई करना है और आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनकी भी लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का परिचय। ठीक है। आपकी ये क्लास 1 है और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि डेली आपको 1 से 2 क्लास आपको प्रोवाइड करें। ठीक है। लगातार चैनल के साथ बने रहो और अपने फ्रेंड को भी ये चैनल को शेयर कर दो। एक चीज़ दोस्तों और काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा उन्नति आईएएस एकेडमी का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करो, जहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके डेली ऑब्जेक्टिव जो क्विज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। एवरीडे आप यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्विज़ वो दे सकते हो। 10 क्विज़ हम लोग डेली डाल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और साथ साथ आपके जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उनको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। आप प्ले स्टोर पर जाके उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है। और कई सारी आपको आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप के थ्रू भी मिलती रहेंगी। एक चीज़ और, करंट अफेयर्स के लिए आप चाहते हैं तो उन्नति एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जहां पर कि आपको पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश परिचय का पहला वीडियो क्लास। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं। ठीक है। अगर भारत में हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो क्या है आपकी यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में है। ठीक है। अब जब मध्य में है तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, मध्य प्रदेश बोला। और ये जो मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया है वो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आपका यहाँ पर किया गया है। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको भारत का हृदय प्रदेश बोलते हैं। जिस प्रकार से किसी इंसान के मिड में यानी कि ऑलमोस्ट मिड में दिल होता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी हमारे देश का दिल है। इसलिए हमने इसका क्या नामकरण किया, यहाँ पर हृदय प्रदेश भी हमने इसको बोल दिया। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, वैविध्यपूर्ण आपको यहाँ पर इसकी भौगोलिक संरचना मिलेगी। यहाँ पर आपको सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल पर्वतमाला हो गई, मालवा का पठार हो गया आदि, आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचना देखने को मिलती हैं, जो कि खनिज संपदा की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य जो है मध्य प्रदेश में भरपूर है। जैसे कि बात करें, पचमढ़ी का नाम सुना होगा, कई सारे सैलानी जो हैं वो यहाँ पर वेकेशन के लिए आते हैं। 2020 में नहीं आते क्योंकि 2020 में कोरोना जी आ गए हैं। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो प्रदेश को क्या बनाती है, जो कि इसका एक विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक क्या करती है, इसको एक महत्व प्रदान करती है। ठीक है। वैसे ही आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बात करें हम यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमने स्टार्ट बता दिया यहाँ पर, मे बी पॉसिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो है एक स्थलबद्ध राज्य। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक को आप देखते जाओ, हर पॉइंट को आप देखते जाओ, क्योंकि यहीं से अब आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश जो है वो है एक लैंड लॉक स्टेट है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रदेश या फिर एक ऐसा देश जिसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, आपको थल सीमा देखने को मिलती है। वो क्या कहलाएगा आपको यहाँ पर, स्थलबद्ध राज्य या स्थलबद्ध देश कहलाएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पर नेपाल। ठीक है। नेपाल के चारों ओर कोई समुद्र है नहीं है, तो नेपाल जो है वो कैसी है, एक लैंड लॉक कंट्री है। उसी प्रकार से आपकी भूटान भी कैसी कंट्री यहाँ पर लैंड लॉक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य, कौन सा आपका यहाँ पर
महाराष्ट्र राज्य जो है वो क्या एक लैंडलॉक राज्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के अगर हम यहाँ पर तट पर देखें तो आपको यहाँ पर क्या समुद्र के दर्शन हो जाएंगे। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसको कि मैं वीडियो में आगे बताऊँगा, तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश को हम यहाँ पर अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं टाइगर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर है, ठीक है, जो कि अभी लास्ट टाइम जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सोयाबीन जो है सर्वाधिक उत्पादित होती है, ठीक है। 2020 में थोड़ा सा फसल ने बर्बाद कर दिया है, बट कोई बात नहीं, है ना। अब इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस ये जो नाम दिया जाता है ये आपके ब्रिटिशर्स, यानी कि जब अंग्रेजों का ज़माना था ना, तब यहाँ पर इसको सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था, यानी कि आपका ये केंद्रीय प्रांत। सेंट्रल प्रोविंस का हिंदी में क्या मतलब आपका यहाँ पर केंद्रीय प्रांत, है ना। प्रोविंस का मतलब क्या होता है आपका? प्रांत होता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर नदियों का मायका बोला जाता है। नदियों का मायका इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ मोर देन 200 से ज़्यादा नदियों का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है या फिर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो नदियों की अधिकता के कारण यहाँ पे हमने इसका क्या नामकरण कर दिया? नदियों का मायका। क्लियर वाली बात। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, दो तरह से आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। एक मध्य प्रदेश जो कि 2000 के बाद बना, यानी कि हम इसे नवनिर्मित मध्य प्रदेश बोलते हैं, और एक जो वो 2000 से पहले था, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि साहब पहला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना, रामम। पढ़े होंगे ना बचपन में संस्कृत में, रामा रामम रामा, है ना। मेरे को भी याद नहीं है, बट संस्कृत में हम लोग विभक्ति पढ़े थे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है आपका? यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो राजस्थान है। सेकंड हम बात करें यहाँ पर, फिर वो कौन सा आपका? यहाँ पर मध्य प्रदेश है। और फिर उसके बाद जो आता है वो कौन सा आता है? यहाँ पर महाराष्ट्र आता है। अब सर आप बोलोगे सर माँ से तो महाराष्ट्र भी होता है, माँ से मध्य प्रदेश होता है, हम तो कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका 1956 में बना है और महाराष्ट्र जो है वो 1960 में बना। तो पहले पापा जी आए, फिर उसके बाद बेटा जी आए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आप, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 नवंबर 2000 तक। क्या 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था? जैसे कि मैंने बताया आपसे कि अगर आपसे पूछे कि 2000 से पहले, है ना, 2000 से पहले यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा राज्य था, तो वो कौन सा था आपका? यहाँ पर मध्य प्रदेश था। वैसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट आप याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में इसका क्षेत्रफल क्या है, और 2000 से पहले यानी कि सन 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ इसका भाग था तब इसका क्षेत्रफल क्या था। तो बात करते हैं सबसे पहले 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ हमारा भाग हुआ करता मध्य प्रदेश का, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो कितना था आपका? यहाँ पर 4,43,446, यानी कि आपका 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना था आपका? 13.49, यानी कि 13.5 जो कुल भूभाग है भारत का वो किसका हुआ करता था? पहले मध्य प्रदेश का हुआ करता था। किंतु 2000 में क्या हुआ? यहाँ पे सेपरेशन हो गया, बिफोगेशन हो गया, दैट्स वाई अब इसका जो भाग बचा वो क्या बचा? यहाँ पर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है आपका यहाँ पर? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों अगर आप पूछो यहाँ पर कि सर कई जगह पर यहाँ पर क्या दिया है? 3,08,245 भी दिया हुआ है। इसलिए दिया है कि क्योंकि कुछ जो भाग है वो कैसा है आपका? यहाँ पर विवादित है। आपने नाम सुना होगा अमरकंटक वाले पार्ट में, जो अनूपपुर वाले पार्ट में, तो वहाँ पर एक वैली टाइप की पड़ती है, वहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो कैसा है आपका? थोड़ा विवादित है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप यहाँ पर ये बताना, क्योंकि अभी हमने मान के चला है कि वो भाग किसका है? मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आंसर लगाना है वो ये लगाना 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
अब ये मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल, सॉरी, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना पार्ट था यहाँ पर? 9.38% था। कितना था आपका यहाँ पर? 9.38% था। क्लियर वाली बात, ठीक है। बहुत बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे माइंड से एग्जाम में जाके स्किप हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है, राइटिंग में प्रैक्टिस करो, यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है आपको यहाँ पर याद आएगा। और लिखो तो देख के मत लिखना, पता पड़ा कि वो कॉपी छाप रट्टामारी कर रहे हो, ठीक है। लिखने का भी तरीका होता है, पहले याद करो, याद करने के बाद फिर क्या करो, बिना देख के लिखो और फिर देखो याद है भी कि नहीं। जो याद नहीं होगा वो लिख भी नहीं पाओगे। तो ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, है ना। थोड़ा हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, बट साथ साथ में यहाँ पे क्या है कि जो स्मार्ट वर्क है उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम निकलेगी। क्योंकि 10-12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। अब सोच लो आपकी स्थिति क्या है, 4,000 वैकेंसी अभी कांस्टेबल में है, 10-12 हज़ार वैकेंसी और आ जाएंगी, तब भी 10 लाख 12 लाख में बहुत कम वैकेंसी है ना। तो आपको अगर एक सीट अपनी पक्की करनी है तो आपको क्या है कि अपने तरीके जो है पढ़ने के बदलने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर हमें को रात में नींद जल्दी आ जाती है। अरे भैया नींद तो आएगी, आप 10-10 12-12 रोटी खा के सोओगे तो थोड़ा खाओ पियो भी कम, लिमिट से खाओ, खाओ तो अच्छी तरह से, बट प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से खाने पीने का भी फोकस रखो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी आपकी यहाँ पर 7,26,809। तो आप इसको ऐसे याद रखना 7-26-26, किसी खास का मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, याद रहेगा। क्योंकि कुछ हसीन चीज़ें हैं, कुछ यादगार चीज़ें हैं, वो हमेशा याद रहेंगी। तो गर्लफ्रेंड का नंबर मान के चल लो, ठीक है। और जिनको जो प्रिय है उनका नंबर मान लो 7-26-26, और ये 809 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। 8 के बाद एक गायब कर दिया अपन ने, यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। तो 7-26-26-809, क्लियर वाली बात। तो नंबर की तरह दिन में 10 बार रिवाइज करो, ऑटोमेटिक ये पार्ट याद हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, यहाँ पर 5वां है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आपको वो याद रखना है वो हमारे उत्तर प्रदेश की है। वहाँ पर लोग डट ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। यूपी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या की गणना के आधार पर बात करें तो इसका 5वां स्थान है यहाँ पर, क्लियर वाली बात, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर 2000 में 1 नवंबर 2000 में यहाँ पर सेपरेट हुआ है आपका, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, कहीं की भी हमको अगर ज्योग्राफी पढ़नी होती है तो सबसे पहले जानना होता है कि वो जो चीज़ है उसका भौगोलिक विस्तार है क्या, मतलब उसके अक्षांश रेखाएं आपकी कौन सी, आपकी यहाँ पर अक्षांश रेखाएं, और आपकी कौन सी रेखाएं, आपकी देशांतर रेखाओं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप ये लाइन जो देख रहे हो यहाँ पे इस प्रकार से लेटी हुई जो लाइनें हैं ग्लोब पर, उनको हम बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। और इस प्रकार की जो लाइनें हैं इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं तो स्थित है ही, ठीक है। तो वो कहाँ पर, भारत में स्थित है। लेकिन भारत में है वो कौन सी अक्षांश रेखाओं में आ रहा है, मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये अक्षांश रेखा हो गई, एक ये अक्षांश रेखा हो गई। तो ये किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, इसी प्रकार से आपकी एक ये देशांतर रेखा हो गई, एक आपकी ये देशांतर रेखा हो गई। तो ये किन दो देशांतर रेखाओं के मध्य में है और किन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में है, और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं हमको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, हम आकृति देखें तो वो किस प्रकार में, त्रिभुजाकार में कि आयताकार में, आयताकार में। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पर इसका जो पैटर्न बनना है वो कैसा बन रहा है आपका, रेक्टेंगल बनना है। अब रेक्टेंगल बनना है तो सिंपल सी बात, रेक्टेंगल को हम हिंदी में क्या बोले हैं, हम इसको आयताकार बोले हैं, ठीक है। चतुर्भुज भी बोल सकते हो, अगर एग्जाम में घुमा फिरा के आ जाए कि मध्य प्रदेश का आकार कैसा है, त्रिभुज या चतुर्भुज, तो क्या बना दोगे वहाँ पर, चतुर्भुज टाइप के बना दोगे। बट अगर आयताकार आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में वही लगाना, आप त्रिभुज मत लगा देना, ठीक है। पता पड़ा नहीं सर हमने तो यहाँ से देख लिया
ये त्रिभुज का एक पार्ट ये बन गया, एक नीचे ये बन गया, एक नीचे ये बन गया, ऐसा मत कर देना। एक नंबर चला जाएगा और एक नंबर गया तो सिलेक्शन ही भूल जाना, ठीक है। क्योंकि अगर घटिया लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपका जल्दबाजी में या किसी भी प्रकार से अगर एक नंबर जाता है तो वो शर्मनाक बात है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा में देखें यहाँ पर, तो उत्तर में हमको क्या देखने को मिलता है। देखो मध्य प्रदेश में आप जाओगे यहाँ पर तो ये जो सर्कल है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, चंबल नदी देखने को मिलती है। और आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये आपको यहाँ पे एक नदी और देखने को मिलेगी, यमुना जी। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिलता है, तो उत्तर में चंबल नदी या फिर आप क्या बताओगे, यमुना जी देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि वहीं हम बात करें यहाँ पर दक्षिण में है, तो दक्षिण में आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है, ताप्ती नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं हम बात करें यहाँ पर पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मेकाल पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, एमपीपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस स्थिति के आधार पर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और पश्चिम में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको राजपीपला पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो क्या करेंगी, यहाँ पर निर्धारित करती हैं। तो आपको यहाँ पर मेकाल यहाँ पर आपको राजपीपला की आपको यहाँ पर क्या पहाड़ी देखने को मिल जाएंगी, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखें, उत्तर से दक्षिण यानी कि ये पॉइंट आपका मध्य प्रदेश का एक छोर उत्तर में और एक छोर कौन सा आपका दक्षिण में, तो एक छोर से लेके दूसरे छोर तक कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई है यहाँ पर, तो वो है आपकी यहाँ पर ये लंबाई जो है वो है आपकी 605 किलोमीटर। जबकि आपका जो पश्चिम छोर से लेके हम पूरब छोर तक जाएंगे, ठीक है, तो वो लंबाई है आपकी यहाँ पर कितनी, 870 किलोमीटर, क्लियर वाली बात। सो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। सो जनरली मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना जिन लोगों की फर्स्ट टाइम जो स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। पृथ्वी यानी भू, और भू को जो 2 बराबर भागों में बांटे वो रेखा क्या बन जाएगी आपकी, भूमध्य रेखा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के जो ऊपर का जो पार्ट है ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। तो नीचे का जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताते चलो, या फिर आप मेरे नंबर पर जो कि आपको प्रोवाइडेड हो जाएगा आप उस पर ही पूछ सकते हो, ठीक है। सो आपका ये 9 डायरेक्शन है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे अपन, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, पूर्वी गोलार्ध। तो मध्य प्रदेश जो है ना भाई साहब वो यहाँ पर है, कहाँ पर है, वो यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो इसलिए लिखा हमने यहाँ पर कि मध्य प्रदेश जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो एक मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं जल्दी से कमेंट में बता देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और इनमें से सभी जगह, ठीक है। तो आपको राइट बताना है, राइट में क्या आंसर आएगा यहाँ पर आपका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कम से कम ये क्वेश्चन आपका 7 से 8 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपको अच्छी तरह से माइंड सेटअप कर लो यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है आपकी यहाँ पर, पूर्वी देशांतर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। और ये जो लाइन है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो मतलब जो 4 कोने हम देखें तो वो कौन से आपके, एक तो अलीराजपुर, दूसरा कौन सा होगा आपका यहाँ पर, सिंगरौली। अब यहाँ पर हम जाएं तो ये जो सर्कल है वो कौन सा आपका यहाँ पर, मुरैना, और ये जो सर्कल है आपका यहाँ पर जो सबसे डाउन में देखने को मिल रहा है वो कौन सा होगा आपका, बुरहानपुर। तो हमने जो लेंथ काउंट की थी यहाँ से लेके
यहाँ से लेके जो 605 किलोमीटर की जो लेंथ थी हमने, तो आपके मुरैना का जो कॉर्नर पॉइंट है और आपका जो बुरहानपुर का जो कॉर्नर पॉइंट है, तो वहाँ से हमने काउंट करी है, तो वो कितनी आपकी यहाँ पर 605 किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक भी की भी थी, ठीक है। सो अब मैं बात करूँ यहाँ से कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं आपकी यहाँ पर सिंगरौली जिले से लेके कहाँ पर अलीराजपुर तक हैं, ठीक है। तो इनकी कोई ना कोई क्या होगी स्थिति होगी। तो ये जो आपकी देशांतर रेखा है इसकी आपको स्थिति याद रखनी है 74 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, जो कि कहाँ से होकर गुजर रही है आपके अलीराजपुर से। जबकि वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो देशांतर रेखा है तो इसकी यहाँ पर स्थिति जो है वो कितनी आपकी यहाँ पर 82.5 डिग्री है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और, आप यहाँ पर पूर्वी देशांतर की जगह यहाँ पर क्या कर लो, उसको पश्चिमी देशांतर का पाठ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी देशांतर जो है वो 74 डिग्री से लेके यहाँ पर 9 मिनट तक है और यहाँ पर 82 डिग्री से लेके 48 मिनट तक है, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो आपकी ये 21 डिग्री 6 मिनट से लेके आपकी कहाँ तक है, आपकी ये 26 डिग्री 30 मिनट तक, ठीक है। तो है तो ये उत्तरी अक्षांशों के उत्तर में आ रहे हैं, बट यहाँ पे ये उत्तर दिशा होगी और ये कौन सी दिशा होगी आपकी यहाँ पर दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर बात करें तो मतलब मध्य प्रदेश की जो शुरुआत होती है 21 डिग्री 6 मिनट से लेके आपके 26 डिग्री 30 मिनट तक होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कौन सा है बाबू, अलीराजपुर है, ठीक है। और वही बात करूँ यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो कौन सा होएगा आपका मुरैना होएगा। मुरैना से आपको चंबल के बीहड़ याद आ जाने चाहिए। वहीं बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होएगा, दक्षिणतम बिंदु यानी कि सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा होगा आपका यहाँ पर बुरहानपुर होगा। वहीं आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो कौन सा होगा यहाँ पे सिंगरौली होगा। तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देखें यानी कि हम पूर्वी देशांतर में देखें 82 डिग्री से आप 74 डिग्री को माइनस करोगे यहाँ पर तो अप्रॉक्सीमेट आपका 8 डिग्री देशांतर का क्या आएगा यहाँ पर फ़र्क आएगा, ठीक है। तो हमने ज्योग्राफी में समझा था यहाँ पर कि जब 1 डिग्री देशांतर का फ़र्क आता है, क्या 1 डिग्री देशांतर का फ़र्क आता है तो वहाँ पर समय का जो अंतर होता है वो कितना होता है 4 मिनट होता है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर कितने का फ़र्क आ रहा होगा 8 × 4 यानी कि 32 मिनट। पर एक्चुअल में यहाँ पर क्या ये पॉइंट भी दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो कुल मिला के कितना फ़र्क आता है आपका 34 मिनट का आपका फ़र्क आता है। यानी कि यहाँ पर सिंगरौली वाले पार्ट में देखें हम और यहाँ पर हम अलीराजपुर देखें तो दोनों में जो समय का जो अंतर रहता है वो कितना रहेगा आपका यहाँ पर 34 मिनट रहेगा। या तो फिर आप ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगरौली में जो सूरज है वो अलीराजपुर की कंपैरिजन में कितना पहले आपका उदय होगा, तो 34 मिनट पहले वो आपको उदय होगा। ऐसा भी क्वेश्चन में भी पॉसिबल बन सकता है क्योंकि कुल मिला के जो अंतर बन रहा है इसका कितना बन रहा है 34 मिनट का बन रहा है, ठीक है। तो आसान था ये। अब सारे के सारे पॉइंट याद रखो, यहाँ पर ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर में इसका तो मैं बता देता हूँ 21 × 5 करोगे आप 21 + 5 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और 6 × 5 करोगे यानी कि 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो एक बार तो प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो इंटू कर दो। तो एक ही याद रख लो, ये तो ऊपर वाला याद ही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि 8 डिग्री का फ़र्क आ रहा है तो 74 + 8 कर दो तो कितना आ गया आपका यहाँ पर या 82 आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा माइंड में ना चीज़ों को याद रख सकते हो जिससे आपको हेल्प रहे, ठीक है। क्योंकि सभी अगर रट्टाफिकेशन में याद करके जाओगे तो नंबर है कहीं ना कहीं तो भूलोगे आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यानी कि सबसे पहले समझ लेते हैं जो लोग अभी स्टडी स्टार्ट करना स्टार्ट किए हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया क्या होती है आपकी भूमध्य रेखा होती है, उसी प्रकार से आपकी 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है नॉर्थ साइड में, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं।
और उसी प्रकार से आप 23.5 साउथ में जाओगे तो आप इसे क्या बोलोगे, मकर रेखा, यानी कि ये हो गया क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। कैंसर मत पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है आपका। क्लियर वाली बात, ठीक है। तो थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड को याद में रखो, हो सकता है कि वहाँ पर हिंदी में ही उन शब्द को लिख के दे दे वो, ठीक है। चलो, सो अब देखें हम यहाँ पर कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। आप इसके बारे में और बेसिक पढ़ना चाहो तो हमने यहाँ पर ज्योग्राफी की आपका फर्स्ट क्लास अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इसकी क्लास देख लो, क्योंकि ज्योग्राफी भी मैं पहले ही स्टार्ट कर दी है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर आपकी कर्क रेखा जाती है, तो मध्य प्रदेश के ये 14 ज़िलों से होकर जाती है। क्लियर वाली बात। अब बात करें यहाँ पर कि दोनों में सेम ही है एक प्रकार से, कि भारत को ये जो रेखा है लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इन द सेम मैनर मध्य प्रदेश को भी ये रेखा है लगभग 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। क्लियर वाली बात। तो ये याद रखना यहाँ पर कि ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जबकि मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर जाती है। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये है कि आपको 14 ज़िले जो हैं माइंड में विजुलाइज करने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है अपन को, सबसे पहले जो है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, रतलाम। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कौन सा, वो है आपका उज्जैन। फिर है आपका आगर मालवा। अब इसके बाद हम जाएँ यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ये जो शाजापुर है ये इससे होकर आपकी कर्क रेखा नहीं जाती है। हमें लगता है कि शाजापुर से भी जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन कर दिया है इसको। इसके बाद आपका राजगढ़। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आपका सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। फिर आपका कौन सा, सागर, आपका दमोह। फिर इसके बाद कौन सा हो गया आपका, जबलपुर, देन कटनी, उमरिया, और लास्ट में जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर, शहडोल। तो कुल मिला के आपके ये कितने ज़िले होते हैं यहाँ पर, 14 ज़िले होते हैं। अब सर आप बोलोगे सर याद कैसे होएगा, भैया याद तो करना पड़ेगा, सैलरी भी तो आपको मिलेगी 22,000 रुपये, ठीक है। तो आप ये सोचो कि 22,000 रुपये की सैलरी के लिए 14 नाम याद नहीं कर सकते क्या, तो थोड़ा सा मन लगाओ और याद करने की कोशिश करो, लिख लिख कर देखो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो कि भैया 22,000 का पर महीने नुकसान हो रहा है, तो मतलब एक साल में देख लो आप कितना नुकसान हो रहा है, मतलब तकरीबन आपका 3 लाख रुपए जो है वो आपने नुकसान कर दिया। ये 14 ज़िले याद रख सकते हो ना, अपना 3 लाख का लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखो, ये छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल माइंड में सेट करना है। और देखो बार की बार आप जब मैप को देखोगे, जब हम लोग स्टडी करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा कि मिड वाले पार्ट में आप पे कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, ठीक है। तो बार की बार बस समराइज करते चलो, याद करते चलो, और बार की बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये मैंने और लार्ज स्केल में बता दिया, एक बार आप देख लो। यहाँ पर रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, ये सारे के सारे जो हैं आपके 14 ज़िले हैं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अब बात करें यहाँ पर, इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर एक होती है आपकी यहाँ पर कौन सी रेखा, देशांतर रेखा होती है, जिसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, समय ज्ञात करते हैं। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी आपकी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, और ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है केवल एक ज़िले से, जिसका क्या नाम है आपका, सिंगरौली, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा जब आप लोग भारत का ज्योग्राफी पढ़े हैं, कि जो आपकी मानक समय जो रेखा होती है वो इलाहाबाद वर्तमान में आकर प्रयास, तो वहाँ की नैनी वेधशाला से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से होकर गुजरती है, और आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। आपने देखा होगा आपका जब टाइम सेट करते हो तो आपके मोबाइल पे लिख के आता है 5:30 GMT, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये जो 5:30 है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट में। बट अभी आप याद रखना यहाँ पर कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। क्लियर वाली बात, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों। अब देखें मध्य प्रदेश के आगे नीचे ऊपर दाएं, ठीक है, कौन कौन से राज्य जो हैं वो आपको मध्य प्रदेश के चारों ओर देखने को मिलेंगे। यानी कि हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। यहाँ पर देखिए अपन, ये हमको देखने को मिलता है राजस्थान। अब बात कर रहे हैं दिशा कौन सी हो गई आपकी यहाँ पर, तो ये दिशा आप बोल सकते हो कि ये पश्चिम दिशा है, या तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि उत्तर पश्चिम दिशा में क्या बना हुआ है, राजस्थान बना है, ठीक है। अब ये जो बना है वो बना है गुजरात, तो ये जो है जो एग्जैक्ट आ रहा है आपका पश्चिम दिशा में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। ऑप्शन दिया है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब क्या लगाओगे, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, पश्चिम लगाना है। बट वहीं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है। अब आपको यहाँ पर गुजरात ऑप्शन नहीं दिया, आपको क्या ऑप्शन दिया है, सिर्फ राजस्थान दिया है, तो राजस्थान लगाओगे। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आपके क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। अगर ये सीखना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, ठीक है। डन वाली बात। चलो अब देखते हैं अपन यहाँ पर, आप अगर मध्य प्रदेश के दक्षिण में देखोगे, क्या मध्य प्रदेश के आप दक्षिण में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के पूर्व में हम देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश के आप उत्तर में देखोगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से ये जो लगा हुआ है वो कौन सा पार्ट है आपका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो सबसे बड़ी जो सीमा बनती है मध्य प्रदेश की, वो बनती है आपकी यूपी से बनती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से। और सबसे छोटी जो सीमा का निर्धारण होता है, यानी कि सबसे छोटी सीमा जिस राज्य के साथ बनी है वो है आपका गुजरात। और गुजरात के भी यहाँ पर 2 जिले पड़ते हैं आपके, ठीक है। एक नाम सुना होगा दाहोद, एक कौन सा, बड़ौदा। तो आगे देखेंगे आप यहाँ पर कि अब देखो यहाँ पर दोस्तों कुछ ज़िले हमारे प्रदेश के हैं, आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे ये सिंगरौली है, ठीक है। आप देखोगे सिंगरौली की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के साथ भी टच हो रही है और आपके उत्तर प्रदेश के साथ टच हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो बालाघाट है, तो बालाघाट कैसा है कि ये छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बना रहा है और किसके साथ बना रहा है, महाराष्ट्र के साथ बना रहा है। इन द सेम मैनर आपका अलीराजपुर जो है वो आपके महाराष्ट्र के साथ भी बना रहा है और आपका यहाँ पर किसके साथ बना रहा है, गुजरात के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी की बात करने वाले हैं कि जो सिंगरौली जो जिला है ना, वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ क्या करता है, सीमा का साझा करता है, ठीक है। जबकि झाबुआ जो जिला है वो राजस्थान और गुजरात के साथ दोनों राज्यों के साथ क्या कर रहा है, सीमा का साझा करता है। जबकि नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर बालाघाट जिला जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि साझा करता है। वहीं अलीराजपुर का मैंने बताया आपको, ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के साथ क्या कर रहा है, आपको सीमा को शेयर करता है। इन द सेम मैनर आपका जो भोपाल और शिवपुरी जो है, अब देख लो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाके, ये जो पार्ट है आपका ये है शिवपुरी। कौन सा, तो देखो यहाँ पर राजस्थान के साथ टच हो रहा है और ये जो सर्कल पड़ रहा है ना, ये कौन सा आपका यहाँ पर यूपी है। दोस्तों बहुत प्रैक्टिकली तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे इतने लेवल पे जाके इतने बिल्कुल प्रैक्टिकली देखना पॉसिबल हो नहीं पाता, ठीक है। और इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर कि देखो शिवपुरी जो है यहाँ पर इसके साथ क्या राजस्थान लग रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है आपका यूपी लग रहा है, ठीक है। सो शिवपुरी जो है वो दोनों से साथ सीमा बना रहा है। इन द सेम मैनर आपका जो मुरैना है, मुरैना के साथ देखो साइड में क्या लग रहा है आपका राजस्थान। मुरैना से आप जाओगे तो आपको धौलपुर वाला पार्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कौन सा आपका यूपी का मिलता है। तो आपके 2 ज़िले हैं, क्या 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा बनाते हैं, संयुक्त सीमा बनाते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है इसको, ठीक है। और जो चीज़ नहीं पूछी गई वही हमारा पीवी पूछ लेता है। तो आपको बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है, मैप को लेके चलो तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है बनेंगे। अभी हमारे पास समय है, अगर 1 नवंबर से हम अपनी यूट्यूब पे क्लास चालू किए हैं मध्य प्रदेश जीके की, तो आप सोच लो कि आपके पास नवंबर के बाद जाओगे दिसंबर, जनवरी और फेब, ये तो 4 महीने तो पूरे के पूरे ही हैं। और हो सकता है कि आपको मार्च भी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीपल एग्जाम होने अभी है ना, तो पता नहीं लास्ट में हो आपका।
तो 5 महीने में तो आप है ना भाई साहब पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकते हो, बट करने की इच्छा शक्ति आपके मन में होनी चाहिए। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में थोड़ा सा सोने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपको वर्दी मिलेगी। सुबह 5 बजे 6 बजे जाके आपको रनिंग पे भी जाना पड़ेगा, तभी पाठ होगा, ठीक है। सो ज़रूरी है, बस लग जाओ। आप डिसाइड कर लो कि आपको गवर्नमेंट मतलब सरकारी जॉब, सरकारी एग्ज़ाम आप कैसे भी करके क्या करना है, क्लियर करना ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं मोटिवेट करता रहता हूँ क्योंकि क्या है, ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। पढ़ने का तो क्या है कि हम पढ़ ही लेंगे। चलो अब बात देखते हैं यहाँ पर कि पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गुजरात, गुजरात के साथ सबसे छोटी सी सीमा साझा हो रही है। तो मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले जो हैं, जैसे कि एक आपका ये ज़िला और एक आपका ये ज़िला, ये आपका अलीराजपुर है और ये आपका झाबुआ है। तो 2 ज़िले जो हैं वो गुजरात के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा ज़िला जो है वो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो कि सीमा बना रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 13 ज़िले हैं। दोस्तों एक चीज़ और अच्छी तरह से समझ लो, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। पुणेकर की बुक में देखोगे कुछ अलग डाटा मिलेगा, महावीर की बुक देखोगे अलग डाटा देखने को मिलेगा, महेश वर्णवाल की बुक देखोगे अलग डाटा देखने को मिलेगा। तो कोई बुक परफेक्ट नहीं है, आपको खुद ही अपने लेवल पर जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा और आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो बुक्स हैं वहाँ पर किसी न किसी टॉपिक्स में हर बुक में आपको मिस्टेक देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम के रिलेटेड अपना कंसर्न करो और उसके अकॉर्डिंग चलो। यहाँ पर जैसे आप जिनके पास पुरानी बुक होंगी वहाँ कहीं 10 दिया है, कहीं 12 दिया है, लेकिन अभी कितने ज़िले हो गए आपके यहाँ पर, 13 ज़िले हो गए। क्यों? क्योंकि टीकमगढ़ से अलग होके क्या बना है अब आपका यहाँ पर निवाड़ी एक अलग बना है। तो अब ये 12 की जगह कितने हो गए, 13 हो गए। इसीलिए ज़रूरी है हमको यहाँ पर कि हम वर्तमान के करंट के अकॉर्डिंग हम लोग अब स्टडी करें अपनी, ठीक है। हम पुराने यूट्यूब जो चैनल हैं वहाँ पर जो पुराने क्लासेस पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग फॉलो ना करें, क्योंकि वो सिस्टम गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बहुत सारा जो डाटा है वो बदल रहा है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश के 13 ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। कौन से हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होगी गाड़ी, मुरैना, भिंड, दतिया, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे ये पूरे के पूरे पार्ट, ठीक है। तो ये जो है वो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा का साझा करते हैं। तो देख लेते हैं पहला कौन सा हो गया आपका मुरैना, फिर उसके बाद कौन सा हो गया भिंड, फिर कौन सा पार्ट आ गया आपका दतिया, फिर कौन सा हो गया आपका यहाँ पर शिवपुरी, फिर ये जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर अशोकनगर, अशोकनगर के नीचे जाएंगे तो ये सागर है, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर तो एक कौन सा हो गया टीकमगढ़। अब टीकमगढ़ से एक और जो बना है वो कौन सा बना आपका यहाँ पर निवाड़ी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है जस्ट बिकॉज आपको याद रहना चाहिए कि इसी के पार्ट से सेपरेट होकर आपका कौन सा बना है, निवाड़ी बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बगल में हम देखेंगे यहाँ पर तो आपका ये छतरपुर वाला पार्ट है, साइड में देखते हैं तो ये पन्ना है, फिर आपका सतना, फिर रीवा और ये कौन सा आपका यहाँ पर सिंगरौली। तो कुल मिला के अगर आप इनको काउंट करते हैं तो आपके 13 ज़िले जो है वो यूपी के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीमा का साझा कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों। एक चीज़ और, मैप के साथ करोगे तो ऑटोमेटिक बार की बार करते 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 आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर कितने ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश की सीमा का साझा कर रहे हैं। तो कुल मिला के महाराष्ट्र के साथ जो हैं वो आपके 9 ज़िले जो हैं महाराष्ट्र के साथ क्या करते हैं, सीमा का साझा करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम अपनी यहाँ से अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर के बाद हम कहाँ जाएंगे, बड़वानी जाएंगे, बड़वानी के बाद कहाँ पर जाएंगे, खरगोन में जाएंगे, खरगोन के बाद ये सर्कल जो है वो कौन सा हो गया आपका, बुरहानपुर हो गया, बुरहानपुर के बाद कौन सा हो गया ये आपका खंडवा हो गया, खंडवा के बाद कौन सा पार्ट है, देखो हरदा नहीं है, हरदा ऊपर यही है। फिर ये जो पार्ट पड़ता है ये कौन सा पड़ता है, बैतूल, ठीक है। सो बैतूल के बाद हम देखें यहाँ पर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में याद रखना कमलनाथ जी हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पार्ट जाएगा वो कौन सा, सिवनी, और फिर कौन सा पार्ट आपका बालाघाट। तो कुल मिला के आप काउंट कर लो यहाँ से आपके 9 ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश के जो कि महाराष्ट्र के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी सीमा का साझा कर रहे हैं, ठीक है।
एक आपका अलीराजपुर, आपका कौन सा यहाँ पर ये बड़वानी, खरगोन, ये इस प्रकार से। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजस्थान के साथ कितने ज़िले के हैं जो इनका साझा हो रहा है सीमा का, तो वो हैं आपके यहाँ पर 10 ज़िले। कौन कौन से आपके यहाँ पर झाबुआ, यहाँ से हम देख लें। यहाँ पर देखो ये रहा आपका झाबुआ, झाबुआ के ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, रतलाम, रतलाम के ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा मंदसौर, मंदसौर के ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, नीमच, ठीक है। अभी घूम फिर के फिर अपन आ गए यहाँ पर ये सेमपाट, फिर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आगर मालवा, फिर आपका राजगढ़, फिर कौन सा आपका यहाँ पर गुना, शिवपुरी, ठीक है। और ये कौन सा आपका श्योपुर, और श्योपुर के बाद कौन सा आपका यहाँ पर मुरैना। तो कुल मिला के प्रदेश के 10 ज़िले हैं जिनके साथ राजस्थान का क्या हो रहा है, सीमा का साझा हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर इस सर्कल में हम देखें छत्तीसगढ़ वाले पार्ट, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे यहाँ पर तो आपके 6 ज़िले हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके यहाँ पर, एक सींधी, सिंगरौली, ये भाडोल नहीं है, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। तो आप यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर दो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या पड़ गया, शहडोल हो गया, सीधी हो गया, तो इस प्रकार के पार्ट में आपको जाना है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब गुजरात से मैंने आपको बताई दी है कि झाबुआ और अलीराजपुर जो हैं वो गुजरात के साथ क्या करते हैं, सीमा का साझा करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार से देखें, अगर ये आपसे याद हो जाए तो, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी कम है कि ये याद होंगे, बट आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, यानी कि ये आपका आगरा, इटावा, उरई, झांसी, है ना, मिर्ज़ापुर, पिक्चर देख ही ली होगी सीरीज आप में, तो हाँ बिल्कुल सही साइड जा रहे हो। तो उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले हैं और हमारे 13 ज़िले हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, सीमा का साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो देखो वहाँ के छत्तीसगढ़ के आपके 7 ज़िले हैं और हमारे कितने ज़िले थे, 6 ज़िले उनके साथ सीमा का साझा कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में हमारे यहाँ भी 10 और उनके भी 10, मतलब उनके 10 ज़िले जो हैं वो सीमा बनाते हैं और हमारे 10 ज़िले भी क्या बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। गुजरात में सेम डाटा है, महाराष्ट्र में सेम डाटा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं, तो 12 बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले, 7 बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बस ये नाम याद रख लेना, इनको याद रखने की कोशिश मत करना क्योंकि याद वैसे भी नहीं हो रहा है। बट दोस्तों एक चीज़ और, ये जो गुजरात है ना, इसके 2 नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है और 18 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और 18 के बाद तो भगवान ही मालिक है, एग्ज़ाम ही नहीं हुई कोई, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पर ये। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर कुछ फैक्चुअल बेसिस पे कि मध्य प्रदेश में अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बता दिया मैंने। न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, वो कौन सा आपका गुजरात है। मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है, तो वो कहाँ पड़ेगा आपका, मुंबई में पड़ेगा, ठीक है। मुंबई का पार्ट ये पड़ता है और ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। तो सबसे जो पास पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है, मुंबई का बंदरगाह पड़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है, यानी कि जहाँ पर हमारा विधानसभा बनी है, हमारी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारी जो पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो फंक्शनिंग होती है, यानी कि मामा जी मेंटेन कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो वो कहाँ से मेंटेन होता है, भोपाल से। व्यावसायिक राजधानी यानी कि कमर्शियल कैपिटल जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, इंदौर है। वहीं हम बात करें यहाँ पर सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक राजधानी जो है प्रदेश की, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, जबलपुर। जबकि जो पर्यटन राजधानी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, पचमढ़ी। और पचमढ़ी कहाँ पड़ता है आपका, यहाँ पर होशंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें यहाँ पर कि जो खेल राजधानी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, इंदौर है। तो ये फैक्चुअल बेसिस पर क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से इनको माइंड में सेट करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि नेक्स्ट मैं आगे चल के वीडियो में बात करूँगा कि आपके मैंने बताए थे यहाँ पर कौन से लैंडलॉक स्टेट है ना। तो इसी प्रकार से मैं बोलूँ आपके यहाँ पर कि अब हम जो नाम लेंगे वो क्या ले रहे हैं, अंतर्वर्ती ज़िले। कौन से ज़िले आपके यहाँ पर, अंतर्वर्ती ज़िले। तो मध्य प्रदेश के वे ज़िले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अंतर्वर्ती। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर नीमच, नीमच अंतर्वर्ती जिला होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नीमच जो है वो राजस्थान के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा करता है, ठीक है। किंतु मैं वहीं बोलूँ रायसेन, रायसेन किसी के साथ सीमा साझा कर रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी राज्य है, नहीं है ना। तो रायसेन हो गया आपका, नरसिंहपुर हो गया आपका, जबलपुर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के आपके 18 ज़िले हैं
जो कि आपके क्या कर रहे हैं यहाँ पर अंतर्वर्ती जिले। तो आप इनके जो नाम हैं वो अच्छी तरह से याद रख लो और माइंड में ये चीज़ों को क्या कर लो, सेट कर लो। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। राजकीय चिन्ह हो गए, आपके स्टेट सिंबल हो गए, उनको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो है आपका ये, इसका कोई नाम नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये जो चिन्ह है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब इसकी खास बात क्या कि यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। पीछे जो पेड़ देखने को मिल रहा है ना, वो कौन सा पेड़ है आपका, यहाँ पर बरगद का पेड़ लगा है। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, और एक नीचे क्या लगा हुआ है, सत्यमेव जयते। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, बालियाँ देखने को मिलेंगी और एक धान की बाली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो पार्ट है वो कैंसा गेहूँ की बाली है और एक कौन सी आपकी धान की बाली है, ठीक है। सो आप याद रखना यहाँ पर ये फसल जो दो बनी है, एक गेहूँ और एक पैडी यानी कि चावल, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर ये जो आपको घर झोंपड़ी जैसे दिख रहे हैं, झोंपड़ी नहीं है, ये पार्ट है आपके स्तूप का। कितना पार्ट है आपके यहाँ पर, स्तूप। और आपको स्तूपों की संख्या याद रखनी है, ये कितनी आपकी यहाँ पर 24 आपके यहाँ पर ये स्तूप बने हुए हैं। क्लियर, आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, जो कि 24 घंटे मध्य प्रदेश के निवासियों को काम करने के लिए यानी कि विकास करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है, ठीक है। तो छोटा सा एक आपको चिन्ह देखने को मिल रहा है, बट क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर पूछे गए हैं। अब बात करूँ यहाँ पे स्तूप कौन से हैं, है ना। सांची स्तूप को डिनोट कर रहा है ये, या फिर भरहूत के स्तूप को कर रहा है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, आपको स्तूप, सांची स्तूप को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि राजकीय पक्षी, प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है आपका, ये है विलुप्त हो रही है इसकी प्रजाति, ठीक है। तो इसका जो नाम है, एक नाम है आपका दूधराज, या फिर हम इसे बोलते हैं यहाँ पर क्या, शाह-ए-बुलबुल, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। और ये जो हमने इसको राजकीय पक्षी जो घोषित किया है वो 1981 को किया है, मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर, ठीक है। याद रखना है इसको। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट राजकीय वृक्ष। राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है आपका यहाँ पर, बरगद, और इसे हम क्या बोलते हैं, फाइकस वैनगेलिसिस। साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपकी जो राजकीय मछली है, ठीक है, राजकीय मछली यानी कि राजकीय जलीय जीव जो है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, महासीर है, जिसको कि हम साइंटिफिक नाम क्या दिए हैं, टॉरपिट्यूटोरा, ठीक है। जिसको 2011 में यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर इसको राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर राजकीय पुष्प, ठीक है। जो राजकीय पुष्प जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर, सफ़ेद लिली, इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडियम, ठीक है। वहीं हम देखें यहाँ पर जो राजकीय पशु है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, बारहसिंगा है, और इसको 1981 में ही हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रूसवस डुबाउसेली है। क्लियर वाली बात, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर राजकीय खेल। राजकीय खेल जो है वो ये है, खंबे पर चढ़े जाते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, मलखम्ब, और ये आपके 2013 में इसको क्या किया गया, अनाउंस किया गया है, ठीक है। इन द सेम मैनर कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जैसे कि बात करें राजकीय फसल, तो वो कौन सी आपकी यहाँ पर, सोयाबीन। राजकीय भाषा वो क्या है आपकी यहाँ पर, हिंदी। राजकीय जो नदी है यहाँ पर वो कौन सी आपकी यहाँ पर, नर्मदा है, ठीक है। और वहीं हम बात करें यहाँ पर जो राजकीय नृत्य है वो कौन सा है आपका, राई, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं हम देखें यहाँ पर कि जो राजकीय नाटक है वो कौन सा आपका, माच, जो कि आपके मालवा के सर्कल में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो राजकीय गान है वो कौन सा है, सुख का दाता सबका साथी, सुन सकते हो आप यूट्यूब पर जाके। वहीं हम बात करें इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है आपके यहाँ पर, महेश श्रीवास्तव हैं, और 2010 में ये गाया गया। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहाँ पे अदर फैक्ट देखें हैं कि मध्य प्रदेश के जो केंद्र बिंदु हैं, ठीक है, तो पृथ्वी का अगर केंद्र बिंदु पूछता है तो वो क्या होगा, मंगलनाथ मंदिर, जो कि उज्जैन में है। वहीं अखंड भारत जिसमें हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी इंक्लूड करते हैं, तो बैतूल का वरसाली होगा, ठीक है। जबकि अविभाजित भारत का जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा था आपका, करौंदी कटनी,
जबकि वर्तमान भारत का, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है, विदिशा। जबकि मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है आपका वर्तमान में अभी, सागर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके वर्तमान में एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप इनको याद रखो। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।